A copper wire and a steel wire of the same diameter and length are connected to end and force is applied, which stretches their combined length by 1 centimeter. The two wires have, ठीक है, सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि एंड टू एंड कनेक्ट किए हैं, कॉपर वायर है और एक स्टील वायर है, डायमीटर सेम है और लेंथ भी सेम है। तो मान लिया कॉपर वायर है ये, और उसके बाद यहाँ पे ये स्टील वायर है और फोर्स हमने लगाया। तो क्या चीज़ सेम होगी, दोनों में स्ट्रेस सेम हो जाएगा। फोर्स अपॉन एरिया होता है, जो फोर्स एफ इसके अंदर होगा वही फोर्स एफ इसके अंदर होगा, और दोनों का डायमीटर भी सेम है, एरिया भी सेम है, तो फोर्स अपॉन एरिया जो स्ट्रेस होगा वो सेम हो जाएगा। इलोंगेशन दोनों में सेम नहीं होगा, इसका इलोंगेशन मान लिया डेल्टा L1 है, इसके अंदर इलोंगेशन डेल्टा L2 है, तो जो नेट इलोंगेशन बनेगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 वो आपका दिया है 1 सेंटीमीटर। कंबाइंड लेंथ 1 सेंटीमीटर इलोंगेट होती है, लेकिन दोनों के अंदर इलोंगेशन डिफरेंट होगा क्योंकि मटेरियल डिफरेंट है। तो स्ट्रेस तो सेम होगा, स्ट्रेन डिफरेंट होगा। सेम स्ट्रेस but different strength, so your answer will be D part. A wire is suspended from the ceiling and stretched under the action of a weight F suspended from the other end. The force exerted by the ceiling on it is equal and opposite to the weight. ठीक है। The tensile stress at any cross section A of the wire, the tensile stress at any cross section is 0. The tensile stress at any cross section A of the wire, the tension at any cross section A of the wire is 2F. ठीक। तो इसमें सिचुएशन ये क्लियर नहीं है कि वायर का अपना वेट है कि नहीं है। वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग एंड स्ट्रेच अंडर द एक्शन ऑफ ए वेट एफ सस्पेंडेड फ्रॉम द अदर एंड। ठीक है, तो वायर को हम ऐसा मान लेते हैं, मासलेस मान लेते हैं। तो इस तरह से ये वायर है और यहाँ पे एफ का वेट आपने जो है हैंग किया, और वायर जो है वो मासलेस है। वायर मासलेस होगा तो हर क्रॉस सेक्शन पे जो फोर्स होगा वो एफ ही होगा, जो टेंसाइल फोर्स होगा वो एफ ही होगा। और टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है तो फोर्स को एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर वो बनेगा आपका स्ट्रेस। जीरो तो होगा नहीं, ये ऑप्शन इनकम्प्लीट है। टेंसाइल स्ट्रेस एट एनी क्रॉस सेक्शन ए ऑफ द वायर और टेंसाइल स्ट्रेस एट एनी क्रॉस सेक्शन ए ऑफ द वायर कुछ क्लियर ही नहीं है। ठीक है, तो इसको आप अवॉइड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं विद इन इलास्टिक लिमिट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करस्पॉन्ड करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ लेंथ ऑफ द वायर विद एक्सटर्नल लोड। ठीक, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहाँ से y जो आएगा वो आ जाएगा एफ एल अपॉन ए टाइम्स डेल्टा एल। तो यहाँ से जो डेल्टा एल का एक्सप्रेशन आ रहा है एक्सटेंशन, वो आ रहा है एफ एल ओवर वाई है। और यहाँ से साफ पता लग रहा है कि जो इलोंगेशन है वो लोड के प्रोपोर्शनल है। लोड जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे इलोंगेशन भी बढ़ता जाएगा। तो क्या रिलेशन मिलेगा, रिलेशन मिलेगा आपको बी पार्ट। अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, इफ द स्ट्रेस इज इंक्रीज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वही यंग्स मॉडुलस होता है। और स्ट्रेस बढ़ाओ या नहीं बढ़ाओ, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगा। स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, स्ट्रेस कम होगा तो स्ट्रेन भी कम होगा, बट उनका रेशियो कांस्टेंट रहेगा। वो यंग्स मॉडुलस होता है वो कांस्टेंट रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं स्टील रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, रेडियस दिया 10 मिलीमीटर, इज स्ट्रेच्ड बाय ए फोर्स ऑफ 100 किलो न्यूटन अलॉन्ग इट्स लेंथ। स्ट्रेस पूछ रहे हैं कितना होगा और यंग्स मॉडुलस दिया। तो स्ट्रेस निकालने के लिए यंग्स मॉडुलस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना दिया 100 किलो न्यूटन, यानी 100 इंटू 10⁻3, और एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। पाई 10 मिलीमीटर कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करोगे और आपको स्ट्रेस मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द परसेंटेज स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द रॉड। अब यंग्स मॉडुलस की जरूरत है। तो यंग्स मॉडुलस जो होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ से जब स्ट्रेन निकाला जाएगा तो वो आपका आ जाएगा स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस तो हम पहले क्वेश्चन में फाइंड कर ही चुके हैं, अब यंग्स मॉडुलस से डिवाइड आउट कर देंगे। लेकिन आपसे पूछा गया परसेंटेज स्ट्रेन, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इंटू 100, तो ये बनेगा आपका परसेंटेज स्ट्रेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हेन देयर आर टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड लेंथ व्हाइल द डायमीटर ऑफ द सेकंड वायर इज 2 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द फर्स्ट वायर। दो वायर डायमीटर हैं, दोनों का मटेरियल सेम है, मतलब दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम होगा, दोनों की लेंथ भी सेम है, जबकि सेकंड का डायमीटर दुगना है। तो अगर इसका पहले वाले का एरिया अगर ए है तो सेकंड वाले का एरिया होगा 4a। ठीक, देन द रेशियो ऑफ द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर बाय अप्लाइंग द सेम लोड, और दोनों में सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो एक्सटेंशन का रेशियो पूछ रहे हैं। तो एक्सटेंशन डेल्टा एल जो आता है वो आता है आपका एफ एल ओवर वाई ए, एफ एल ओवर वाई ए। अब क्या क्या चीज़ें सेम है, ठीक है, आपका फोर्स सेम है, आपका लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है, यंग्स मॉडुलस सेम है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा। तो जिसका एरिया 4 गुना है उसका एरिया का रेशियो 1:4 है, तो इलोंगेशन का रेशियो क्या बन जाएगा 4:1। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं 5 मीटर का एल्यूमिनियम वायर है, उसका यंग्स मॉडुलस दिया है, डायमीटर दिया है, सपोर्ट्स 40 kg मास इन ऑर्डर टू हैव द सेम इलोंगेशन इन द कॉपर वायर ऑफ द सेम लेंथ अंडर द सेम वेट, द डायमीटर कितना होना चाहिए। ठीक, तो दो वायर हैं आपके पास, एक की लेंथ L1 है, यंग्स मॉडुलस Y1 है, ठीक, और वेट कुछ mg लग रहे हैं और इलोंगेशन कुछ डेल्टा एल आया है। दूसरी रॉड की लेंथ L2 है, यंग्स मॉडुलस Y2 है, सेम वेट के अंदर सेम इलोंगेशन आपको चाहिए। ठीक है, तो डायमीटर कितना होगा ये आपसे पूछ रहे हैं। पहले का एरिया या डायमीटर पहले का D1 है, दूसरे का डायमीटर D2 है। तो इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इलोंगेशन का फॉर्मूला होता है FL ओवर YA। अब फोर्स आप चाहते हो सेम है, ठीक है, और इलोंगेशन भी सेम है, ये इलोंगेशन भी सेम है, ठीक, लेंथ अलग अलग है, यंग्स मॉडुलस अलग अलग है, एरिया अलग अलग है, ठीक। तो इलोंगेशन सेम है, फोर्स सेम है, तो इसका मतलब L/YA का जो प्रोडक्ट होगा वो भी दोनों में सेम होगा, यानी L1 Y1 A1 किसके बराबर होगा आपका L2 Y2 A2 के बराबर। ठीक, तो यहाँ से अगर हम A2/A1 निकालें तो कितना आएगा A2/A1, तो ये आ जाएगा L2/L1 इंटू Y1/Y2। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है πd²/4, तो एरिया का रेशियो D2² के रेशियो के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हमें D2/D1 निकालना हो, यहाँ से अगर आपको D2/D1 निकालना है तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर L2/L1 इंटू Y1/Y2। अब आपको करना कुछ नहीं है, सारी वैल्यूज़ आपको पता ही, सारी वैल्यूज़ आपको डालनी है, और आपको एक का डायमीटर दिया है, दूसरे का डायमीटर मिल जाएगा। ठीक, और डायमीटर मिलीमीटर में डालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्योंकि दोनों ही डायमीटर मिलीमीटर में, जब एक डायमीटर मिलीमीटर में आएगा तो दूसरा भी मिलीमीटर, यूनिट सेम रखनी है। जो इस लेंथ की यूनिट है वही इस लेंथ की यूनिट रखना है, जो ये यंग्स मॉडुलस की यूनिट है वही इस यंग्स मॉडुलस की यूनिट रखना। तो जो D1 की यूनिट डालोगे वही D2 की यूनिट आ जाएगी आपकी। तो इस तरह से आपको इसको डील करना है। 2 वायर्स A और B ऑफ द सेम मटेरियल, दो वायर हैं, एक A है और एक B है, दोनों का मटेरियल सेम है, इसका मतलब यंग्स मॉडुलस सेम होगा। लेंथ का रेशियो 1:2 दिया है, तो A की लेंथ L है तो B की लेंथ 2L है। डायमीटर का रेशियो 2:1 है, डायमीटर का रेशियो अगर 2:1 है तो एरिया का रेशियो 4:1 हो जाएगा, तो इसका एरिया 4A होगा, इसका एरिया A हो जाएगा। ठीक, व्हेन स्ट्रेच बाई फोर्स FA एंड FB रिस्पेक्टिवली दे गेट इक्वल इंक्रीज इन देयर लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ भी दोनों का बराबर है, और इसमें जो फोर्स लगाया वो FA है और इसमें जो फोर्स लगाया वो FB है। तो FA और FB का रेशियो पूछा है, तो जो F होता है वो होता है आपका YA/L इंटू डेल्टा एल, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए क्या क्या चीज़ें सेम है, यंग्स मॉडुलस सेम है और इलोंगेशन सेम है, बस, यानी फोर्स का जो रेशियो होगा वो एरिया अपॉन लेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो FA/FB अगर आपको निकालना है तो A का एरिया अपॉन B का एरिया, एरिया ऑफ A अपॉन एरिया ऑफ B, और लेंथ इनवर्स में है तो लेंथ ऑफ B अपॉन लेंथ ऑफ A, ये डालना पड़ेगा। A का एरिया कितना है 4A, B का एरिया कितना है A, B की लेंथ कितनी है 2L और A की लेंथ कितनी है L, तो ये रेशियो आपका आया 8:1, 8:1 आपको इसका रेशियो मिल जाएगा।